कई सारे पश्चिमी देश जैसे कि अमेरिका हुआ, यूरोपियन यूनियन हुआ, कनाडा हुआ, ये सभी देश डब्ल्यूटीओ के मंच का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो भी मुद्दे हैं, फिर भले वो मुद्दा लेबर इश्यूज के साथ संबंधित हो, एनवायरनमेंट के साथ संबंधित हो, एमएसएमईज के साथ संबंधित हो, ये चाहते हैं कि इन सभी मुद्दों के बारे में जो डिस्कशन है ये डब्ल्यूटीओ के ही मंच पर करी जाए। लेकिन इंडिया ने इन सभी देशों को पहले ही चुप करवा दिया है और इंडिया के द्वारा कहा गया है कि डब्ल्यूटीओ का जो मंच है ये इन मुद्दों को डिस्कस करने के लिए नहीं बनाया गया है। डब्ल्यूटीओ का मंच केवल व्यापार के लिए है और ये जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं इसके लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं जो कि या तो यूएन के तहत या फिर अलग अलग इंडिपेंडेंट मंच हैं जो कि बनाए गए हैं। लेकिन हम ये नहीं होने देंगे कि इन मुद्दों को डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत डिस्कस किया जाए। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे इंडियन एक्सप्रेस की ये वाली खबर है जो कि 2 दिन पहले सामने आई थी। डब्ल्यूटीओ इज नॉट अ प्लेस फॉर डिस्कसिंग द लेबर एंड द एनवायरमेंट इश्यूज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है बिकॉज आज से 2 हफ्ते के बाद डब्ल्यूटीओ का जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है विच इज़ ऑल्सो द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द डब्ल्यूटीओ, वो हमें देखने को मिलने वाला है 26 से 29 फरवरी में। और ये कॉन्फ्रेंस हमें यूएई के आबू धाबी में देखने को मिलने वाला है। और जो भी ये डिस्कशंस और डिबेट्स होती हैं ये काउंसिल मीटिंग के पहले हो जाती हैं सो दैट इतने सारे जो मुद्दे हैं, इतनी सारी जो बहसबाजी है ये वहाँ देखने को ना मिले। बात करेंगे इस पूरे मुद्दे के बारे में कि एग्जैक्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ यहाँ पे क्या करना चाहती हैं, पश्चिमी देश यहाँ पे क्या एजेंडा लेकर सामने आए हैं और इंडिया इस चीज़ को कैसे काउंटर कर रही है उसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग में और मुखर्जी नगर में अब आ चुके हैं और इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी हमारा सेंटर अब आ चुका है। अगर आप लोग 2025 या फिर 2026 के यूपीएससी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप सभी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम्स हम लोग लेकर आए हैं इन सेंटर्स में डेडिकेटेडली। करोल बाग में 15 फरवरी से शुरू होगा, मुखर्जी नगर में 5 फरवरी से और प्रयागराज में 31 जनवरी से ये वाले कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। अगर आपको इनमें से किसी में भी एनरोल करना है, आपको स्क्रीन पे फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, वहाँ पर जाकर के भी आप लोग फ़ोन कर सकते हैं या फिर आप बड़ा सिंपल तरीका है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बिटली लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के क्लिक कीजिए, वहाँ पर कुछ अपनी जानकारी भरिए, मेरा ये वाला स्पेशल कोड भरिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व किया जाएगा। ऑल राइट, सो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो डब्ल्यूटीओ के प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करना चाहती हैं। अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि ऐसे मुद्दे जो कि व्यापार के साथ जिनका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है वो उन मुद्दों को लाने की कोशिश करते हैं डब्ल्यूटीओ के इस प्लेटफॉर्म पर। कहा गया है कि दे हैव बीन पुशिंग द नॉन ट्रेड इश्यूज इन द गार्ब ऑफ सस्टेनेबिलिटी टू रिवर्स द ग्रोइंग ट्रेड डेफिसिट जो कि उनका डेवलपिंग नेशंस के साथ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अलग अलग अगर हम लोग डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में ट्रेड डेफिसिट को देखें तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमेशा डेवलप्ड कंट्री के खिलाफ ही देखने को मिलता है। आपको उदाहरण के तौर पे बता देता हूं, अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट भारत के साथ बहुत मोटा है, काफ़ी अच्छा खासा है, 45 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है। यूएस का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ ऑलमोस्ट 1000 बिलियन डॉलर के आसपास का है। जबकि आप देखिए कि यूएस और चाइना में एक ग्लोबल ट्रेड वॉर चलती रहती है लेकिन उसके बावजूद भी व्यापार बहुत ज़्यादा होता है और व्यापार चाइना के फेवर में होता है और यूएसए के खिलाफ चलता है। ब्राज़ील के साथ भी आप देख लीजिए, यूएस का व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी वहाँ पे ट्रेड डेफिसिट देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन धीरे धीरे हम अगर देखें तो ट्रेड सरप्लस जो यूएसए के फेवर में था वो कम होते हुए अब ट्रेड डेफिसिट की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप यूरोपियन यूनियन को देख लें तो वहाँ पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। ईयू इवन दो रशिया को काफ़ी बड़े लेवल पे बॉयकॉट कर चुकी है जब से रशिया यूक्रेन में ये वॉर चल रही है, लेकिन डिस्पाइट दैट अगर आप देखें तो ये नीली रेखा जो है दिखाती है कि ईयू कितना इंपोर्ट करता है रशिया से और ये जो नीचे वाली येलो रेखा है दिखाती है कि कितना एक्सपोर्ट करता है। हाँ, ये गैप काफ़ी कम हुआ है, पहले तो ये गैप काफ़ी बड़ा था, आप देख सकते हैं ये गैप एक टाइम पे इतना बढ़ चुका था, लेकिन अभी भी ये गैप काफ़ी कम होने के बावजूद भी ओवरऑल यूरोपियन यूनियन का रशिया के साथ ट्रेड डेफिसिट ही बना हुआ है। तो अल्टीमेटली इनका टारगेट यही है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका जो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ट्रेड डेफिसिट है इसको किसी ना किसी तरीके से रिड्यूस किया जाए। इंडिया ने इस चीज़ को लेकर काउंटर क्या किया है, इंडिया ने बड़ा साफ साफ बोला है कि कोई भी ऐसा नॉन ट्रेड मुद्दा
जो कि एनवायरनमेंट के साथ संबंधित है या जेंडर के साथ संबंधित है या एमएसएमईज के साथ संबंधित है, लेबर के साथ संबंधित है, हम लोग इन मुद्दों को डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में डिस्कस होने नहीं देंगे। इंडिया के स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, भारत अपने रुख पर कायम रहेगा कि श्रम यानी कि लेबर और पर्यावरण जो कि गैर व्यापार मुद्दे हैं उन पर डब्ल्यूटीओ में चर्चा नहीं की जानी चाहिए और सतत विकास की आड़ में व्यापार बाधाएं खड़ी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहाना बनाते हुए ट्रेड बैरियर्स खड़े करने की कोशिश करती हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसे विभिन्न बहुपक्षीय मंच हैं जहां इन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। उन्होंने बताया कि यूएन जैसे मंच हैं और भी कई सारे मंच हैं, जैसे लेबर के लिए आईएलओ हो गया, या फिर हम एनवायरनमेंट के लिए बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन फॉर कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया। ऐसे अलग अलग मुद्दे यहाँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यहाँ बने हुए हैं और यहीं पर इन्होंने कहा कि व्यापार का उद्देश्य ही सतत विकास होना चाहिए, इसलिए इसकी आड़ में विकसित देश जो संरक्षणवादी बाधाएं खड़ी कर रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए, मतलब कि ट्रेड बैरियर्स आपको इरेक्ट नहीं करनी चाहिए। इंडिया ने अपनी स्टेटमेंट में CBAM का एग्जाम्पल भी दिया, जो कि रिसेंटली आपको मालूम होगा यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक कार्बन बॉर्डर टैक्स लाने की बातचीत करी गई है, जो कि अगेन एक तरीका है कि वो लोग एनवायरमेंटल मुद्दे को ग्लोबल ट्रेड में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके चलते वो लोग डेवलपिंग कंट्रीज के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, इसको लेकर इंडिया कई बार इन चीज़ों को हाईलाइट कर चुका है। इंडिया ने कहा कि अगर यूरोपियन यूनियन वाकई में कार्बन बॉर्डर टैक्स को, कार्बन को कम करने की एक इंटेंशन रखता है, तो ये केवल डेवलपिंग कंट्री से आने वाले जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर ही क्यों ये वाला टैक्स लगा रहा है। यूरोपियन यूनियन भारी मात्रा में फॉसिल फ्यूल्स को इंपोर्ट करता है, भारी मात्रा में कोयले को इंपोर्ट करता है, तो उन चीज़ों के ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाता? क्योंकि मैक्सिमम तो जो ग्रीन हाउस की एमिशन है ये वहीं से होती है। 90% ऑफ ग्रीन हाउस की एमिशन जो है वो फॉसिल फ्यूल से होती है। 75% ऑफ ग्रीन हाउस की एमिशन, अगेन ये कार्बन एमिशन जो है ये कोयले से होती है। अगर आपको करना ही है तो उन चीज़ों के ऊपर आप लोग इस टैक्स को लगाइए। लेकिन यूरोपियन यूनियन बेसिकली अलग तरीकों से डेवलपिंग कंट्री से आने वाले स्टील के जो इंपोर्ट्स हैं, एल्युमिनियम के इंपोर्ट्स हैं, दूसरे कागज़ के इंपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर किसी ना किसी तरीके से ये क्लैंप डाउन करने की कोशिश करते हैं। और बाय द वे, ये जो पूरा यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर टैक्स का मुद्दा है, केवल भारत ही नहीं, यूएन की भी रिपोर्ट आई थी, UNCTAD की रिपोर्ट आई थी, जिसने कि कहा था कि यूरोपियन यूनियन जो यहाँ पे कार्बन बॉर्डर टैक्स ला रहा है इसका कोई भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। केवल 0.1% ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा और उसका नुकसान बल्कि ये होगा कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो ट्रेड कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये ओवरऑल जो कार्बन टैक्स है लाना ही नहीं चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, यूएस और EU के द्वारा WTO की अथॉरिटी को भी कई बार अंडरमाइन करने की कोशिश करी गई है। यूरोपियन यूनियन तो आपने देखा कि कैसे एक एनवायरमेंटल मुद्दे को WTO के तहत लेकर आने का प्रयास कर रही है। USA के द्वारा आज से ही नहीं, पिछले 3 सालों से WTO की जो अपेलेट बॉडी है उसकी नियुक्ति में बाधा डाली गई है। WTO की अपेलेट बॉडी की अपॉइंटमेंट के लिए US जो है वो बार बार इसमें कुछ ना कुछ अड़चन डालता है, जिसकी वजह से अभी तक WTO की अपेलेट बॉडी बनने में ही नहीं आ पाई है। सो दिस इज अगेन अ प्रूफ कि ये वाली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये WTO को तो अंडरमाइन करती हैं, साथ में डेवलपिंग कंट्रीज का जो ट्रेड है, उनके साथ जो ट्रेड होता है उसको भी ये बड़े तरीके से अंडरमाइन करती हैं। यहाँ पर जो भी इंडिया के द्वारा कहा गया है, रशिया और ब्राज़ील के द्वारा इंडिया का समर्थन किया गया है, उन्होंने भी कहा है कि यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है ये सब उनके लिए गलत है, उनके एक्सपोर्ट्स के लिए काफ़ी ख़राब होगा। आपको अगेन बता दूं, ये पहली बार नहीं हुआ कि WTO का मंच गलत इस्तेमाल किया गया हो। इसके पहले भी अगर आप देखें, फिशरीज़ को लेकर मुद्दा उठा था, तब भी डेवलप्ड कंट्रीज़ का ये कहना था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अपने मछुआरों के लिए सब्सिडीज़ कम कर दें। लेकिन अगर मैं आपको आंकड़े बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे। डेनमार्क, स्वीडन, न्यूजीलैंड, UK, आप ये देखिए ये आंकड़े कितने बड़े बड़े हैं जो कि ये एक मछुआरे को सब्सिडी देते हैं। डेनमार्क $75,000, स्वीडन $65,000, न्यूजीलैंड $36,000। इंडिया मात्र $15 की सब्सिडी दे पाता है फिशरमैन को, बिकॉज आबादी बहुत ज़्यादा है, मछुआरे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उस चीज़ से भी इनको प्रॉब्लम है। उसके बाद PM
PMGKAY, प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना थी, उसके ऊपर इंडिया के ऊपर सवाल उठाए गए कि इंडियन गवर्नमेंट इतनी भारी सब्सिडी कैसे दे रही है। इंडिया ने कहा फूड सिक्योरिटी का मुद्दा है, यहाँ पर WTO का इसमें बोलना गलत है और वेस्टर्न कंट्रीज का बोलना बिल्कुल ही गलत है। और यहाँ पर US, EU, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, इन सभी ने बहुत सारे सवाल पूछे कि इंडिया जो ये कर रहा है ये गलत कर रहा है। तो ये कई बार हमें देखने को मिला है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो WTO के मंच का गलत इस्तेमाल करती हैं और अब फिर से हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी अहम होने वाली है जो मीटिंग, जो कि हमें 26 से 29 फरवरी के बीच में देखने को मिलेगी। जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बिफोर आई एंड द सेशन बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस देखने को मिलती हैं, 1-on-1 मेंटरशिप एंड फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।